एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जे मास्टर क्लास। सो बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक लेक्चर और बनाया था, 15 मिनट के अराउंड का वीडियो है। आप उसके लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना मेरे बच्चे। उसमें मैंने आप लोगों को पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था ओनली एंड ओनली 15 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या था, हमने सारी छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने एक बार कवर अप कर ली थी। चलो अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो बच्चा एनसीईआरटी में दिया गया अपना, वो क्या है, ब्लड है। पहले मैं इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशन की हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है। और हमें नॉलेज होना चाहिए उन चीजों का, क्योंकि वो नीट में भी आ सकती हैं। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन उनका अगर हम डीप में उनका मीनिंग देखें तो उनका कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है, इसलिए मैंने सारी चीजें जो है यहाँ पे मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। तो बेटा, पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है वो ब्लड के बारे में है। ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। इससे पहले आप लोग जान लीजिए, पहले मैं एक आपको चार्ट के थ्रू जो है आप समझाना चाहूंगी मेरे बच्चों। तो उससे क्या होगा, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस किस से मिलके ब्लड बना होता है। यस मेरे बच्चों, तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा होती है और दूसरा होता है आपका ब्लड सेल्स। यस, प्लाज्मा कितने परसेंट होती है, 55% होती है। और आपकी ब्लड सेल्स कितनी होती है मेरे बच्चों, 45% होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये वैल्यूज भी पूछ ली जाती है मेरे बच्चों, तो इसलिए आपको सारी चीजें याद कर लेनी है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें कि भाई साहब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, देखो, टोटल ब्लड का 55% कौन कंटेन करता है, आपकी प्लाज्मा करती है। और टोटल ब्लड का कौन कंटेन, ब्लड सेल्स कितना कंटेन करती है, उसमें से 45%। ठीक है, वो 55 है प्लाज्मा, ये क्या है 45%। अब अगर हम इंडिविजुअली मेरे बच्चों प्लाज्मा की बात करें, तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर 92% मेरे बच्चों वाटर होता है, और इसके अंदर 8% क्या होते हैं, डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। और वो डिजोल्व सब्सटेंसेस मेरे बच्चों क्या हैं, ये देखिए, मैंने क्या बताया, ब्लड हैव टू मेन कंपोनेंट्स, कौन कौन से, एक तो प्लाज्मा और एक आपकी ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का 55% हिस्सा कवर अप करती है, और आपका जो ब्लड सेल्स है वो कितनी होती है, 45%। और आपकी जो आपकी प्लाज्मा है, इसमें अगर हम बात करें तो 92% हिस्सा उसमें वाटर होता है, और उसके साथ में 8% क्या होता है मेरे बच्चों, डिजोल्व सब्सटेंस होता है। ये मैंने आपको बता दिया। डिजोल्व सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाएंगे, देखिए आप लोग, इसमें होते हैं मेरे बच्चों सोल्ट्स होते हैं, फूड होता है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। हॉर्मोन्स भी होते हैं, इसमें प्रोटीन भी होते हैं, और कुछ होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो मेनली O2 और CO2 होती है आपकी प्लाज्मा में। और प्रोटीन की अगर बच्चों में बात करूं तो होता है आपका फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। इनको मैं थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट आज तक जो क्लियर नहीं थे, जो चीजें याद नहीं थी, वो आपको याद हो जाए। तो फिब्रिनोजन का मेन काम क्या आता है मेरे बच्चों, क्लोटिंग में हेल्प करता है आपका फिब्रिनोजन। जब हम ब्लड की क्लोटिंग पढ़ेंगे तो ये वर्ड आप वहां पे सुनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिब्रिनोजन किस में हेल्प करेगा, आपकी ब्लड क्लोटिंग के अंदर। एल्ब्यूमिन जो होता है मेरे बच्चों, एल्ब्यूमिन जो है आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेरे बच्चों, उसको मेंटेन करके रखता है, कौन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। तो ये तो मेरे बच्चों बात हो गई प्लाज्मा के बारे में, डिटेल में मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। अब चलिए बेटा, आ जाते हैं अपन ब्लड सेल्स के पास। तो ब्लड सेल मैंने बताया था 45% हिस्सा ब्लड में किसका होता है, ब्लड सेल्स का होता है। ठीक है, ओके। तो तीन तरह की मेन ब्लड सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती है मेरे बच्चों, पहली है आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल, या आप इसको दूसरा नाम अराइथ्रोसाइट भी दे सकते हैं। इसका काम जो होता है मेरे बच्चों, ज्यादा जो मेन फंक्शन है आरबीसी का, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवाने का होता है। ये समझे कि नहीं समझे, यस मेरे बच्चों, ये वाली बात आपको जो आपने अभी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी आप लोगों ने समझा होगा। यस, दूसरी आपकी ब्लड सेल आती है मेरे बच्चों WBC, जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और इनका नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, ये व्हाइट कलर की होती हैं, और इनका काम होता है मेन डिफेंस मैकेनिज्म ये परफॉर्म करती हैं। वो सारी चीजें कैसे होती हैं, सारी आगे आप लोगों को मैं बताऊंगी। प्लेटलेट जो होती है मेरे बच्चों, उनको आप थ्रोम्बोसाइट बोल सकते हैं, और ये इनका मेन काम क्या होता है, क्लोटिंग में मदद करना होता है। यस, अब देखो, WBC जो है मेरे बच्चों, दो तरह की हैं। एक है फेगोसाइट्स, दूसरी है आपकी लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट क्या करती हैं, ये इंजेस्ट कर लेती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो,
मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो आपकी डब्ल्यूबीसीज हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। कैसे? मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन चला गया, ठीक है, तो आपकी उस टाइम पे डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाती है, उस पैथोजन को किल करने के लिए वो तरह तरह की चीजें करती हैं, वो आप आगे समझेंगे। तो जो इसमें फेगोसाइट जो सेल्स है मेरे बच्चों, वो क्या करती हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो या जो भी पैथोजन उनको लगता है बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसमें वो क्या कर देंगी, उनको इंजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगी। ये काम होता है मेरे बच्चों फेगोसाइट्स का, ठीक है। और आपकी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, बी सेल्स होती हैं और आपकी टी सेल्स होती हैं। बी सेल्स जो है, बी फॉर एंटीबॉडीज बनाती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज को। और जो टी सेल्स होती है बच्चा, वो क्या करती है, ये किल करती हैं इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल। मान लो उनको बॉडी में लगता है कि ये इन्फेक्टेड सेल है या ये कैंसर कोजिंग सेल्स हैं, तो जो आपकी क्या बोलते हैं प्राइमरी स्टेजेस जो होती हैं उनके ऊपर वो उनको किल करने की कोशिश करती हैं। कौन? आपकी टी सेल्स। तो बेटा जी, ये था ब्लड का जो ओवरव्यू था, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम वन बाय वन डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में जो मेरे बच्चों मैंने पढ़ाया है आपको, वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बेटा ब्लड जो है उसके बारे में समझिए। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ब्लड है मेरे बच्चों वो किस तरीके का टिश्यू है, तो आप बोलेंगे ये एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। आपसे कोई पूछे कि ब्लड किस तरीके का टिश्यू है, तो आप उसको कंप्लीट आंसर करेंगे कि ब्लड जो है एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर जो क्या कंटेन करता है, अपने अंदर कंसिस्ट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा और फोम्ड एलिमेंट्स। यहाँ पे बच्चों फ्लूइड मैट्रिक्स की बात हो रही है। फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है? लिक्विड होता है और वो फाइबरलेस होता है, मतलब कि उसके अंदर फाइबर नहीं होते हैं। प्लाज्मा की अभी मैंने बात बताई, कितनी परसेंट होती है ब्लड में? 55% हिस्सा प्लाज्मा कंटेन करती है। उसके हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी। फोम्ड एलिमेंट जो है मेरे बच्चों, वो क्या है? आपकी ब्लड सेल्स हैं, जिसके अंदर कितना हिस्सा आता है? 45% हिस्सा आ जाता है। यस मेरे बच्चों। अब छोटी सी बात है, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम हीमेटोलॉजी। हीम मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी। ब्लड की स्टडी करना हीमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और जो ब्लड की फॉर्मेशन है मेरे बच्चों, ब्लड कैसे बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब बनना। ब्लड का बनना हीमोपोइसिस कहलाता है। और ये कहाँ होता है मेरे बच्चों? बोन मैरो में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और भी अदर चैप्टर में आप इसके बारे में जिक्र होगा, तो आप लोगों को समझ जाना है मेरे बच्चों कि जो ब्लड की फॉर्मेशन है उसको हम हीमोपोइसिस बोलेंगे, और ये कहाँ पे बनता है? बोन मैरो के अंदर ये बनता है। चलो इसके और बातें कर लेते हैं ब्लड के बारे में कि भाई साहब इसका कलर कैसा होता है। तो ब्लड हमें रेड कलर का दिखाई देता है, रेड रेड कलर का होता है, ठीक है। पीएच अगर हम इसकी बात करें तो पीएच होती है इसकी 7.4, स्लाइटली एल्केलाइन आप लोग बोल सकते हैं। वेटेज की बात करें कि आपकी पूरी बॉडी का कितना परसेंट वेट जो है ब्लड कंटेन करता है, तो आप लोग बोलेंगे 7 से 8% जो बॉडी का वेट होता है उसमें कौन होता है? ब्लड होता है। यस। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर बेटा 5 से 6 लीटर होता है ब्लड पूरी बॉडी में, और फीमेल्स के अंदर 4 से 5 लीटर जो होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब मेरे बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं हम इसके बारे में, ब्लड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ब्लड मैंने क्या कहा बेटा? ब्लड का बनना क्या होता है? हीमोपोइसिस होता है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो ब्लड की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुई थी मेरे बच्चों, वो कहाँ हुई थी, तो आप लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में योक सैक में बनना स्टार्ट हो गया था ब्लड, ठीक है। उसके बाद में लीवर में फॉर्मेशन हुई, देन जो है स्प्लीन में हुई, और फाइनली ब्लड की फॉर्मेशन होती है कहाँ पे? रेड बोन मैरो के अंदर। कहाँ होती है मेरे बच्चों? बोन मैरो के अंदर, ठीक है। यही हमने अभी पढ़ा था कि बोन मैरो के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन जो है फाइनली होती है। लेकिन आपको पुराने उसकी पूछें कि भाई साहब सबसे पहले ब्लड कहाँ बनना स्टार्ट हुआ था, तो आप बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में योक सैक में बनना शुरू हुआ, लीवर में बना, स्प्लीन में बना, और फाइनली ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ पे हो गई है? रेड बोन मैरो के अंदर हो गई है। अब मेरे बच्चों रेड बोन मैरो जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि जो भी आपकी शरीर की लंबी हड्डियां हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, उनके अंदर एक एफिफाइसिस नाम की एक चीज होती है। एफिफाइसिस के अंदर मेरे बच्चों रेड बोन मैरो होता है, और उसी से जो है क्या है? ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है।
अब यहाँ पे मैंने क्या है, एक बोन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये आप समझिए एक बोन है, रफली स्केच मैंने बनाया है। लॉन्ग बोन्स में मैं बात करूँ, आपकी जो फीमर होती है वो जो लॉन्गेस्ट बोन होती है सबको पता है, ठीक है। तो बोन के अंदर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ब्राउन कलर से, ये क्या है मेरे बच्चे, एपिफाइसिस है। और एपिफाइसिस के अंदर जो रेड पेन से मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पे लिखा है रेड बोन मैरो है। और रेड बोन मैरो क्या करवाता है, ब्लड की फॉर्मेशन करवाता है, ब्लड की क्या करवाता है, ये फॉर्मेशन करवाता है। यस मेरे बच्चों समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में। अब बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी कंपोजिशन मेरे बच्चों क्या है। तो देखो, ब्लड के अंदर आप लोग मान सकते हैं कि लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें मैंने मैट्रिक्स का नाम बताया, प्लाज्मा होती है 55% वो हिस्सा कवर करती है। थोड़ा बहुत सॉलिड पार्ट होता है जिसमें को आप लोग बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल। ब्लड कॉर्पसल मेनली 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और वो हिस्सा कौन कितना कवर अप करती है, वो 45%, ठीक है। अब मैंने दोबारा से मेरे बच्चों एक और डायग्राम बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं उस वाले चार्ट में रह गई थी, तो इसको जो है अपन थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। यहाँ पे देखो, ब्लड के कंपोनेंट मैंने दोबारा लिखे हैं, प्लाज्मा के बारे में लिखा है और दूसरा आपका लिखा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में लिखा है। 55% प्लाज्मा होती है, 45% आपकी क्या होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा में मैंने आपको बताया था सोल्ट्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गैसेस होती है, और सबसे मेन आप इसके अंदर पढ़ेंगे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है। 3 टाइप की प्रोटीन मेरे बच्चों मैंने यहाँ पे मेंशन की है। सबसे पहली आपकी एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होती है स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है, मतलब कि प्लाज्मा का आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन कौन सा है, आपका आंसर आएगा एल्ब्यूमिन है मैम। यस मेरा बच्चा पार्टी। दूसरी प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी प्रोटीन क्या है मेरे बच्चों, आपकी फिब्रिनोजन है। और फिब्रिनोजन जो होती है वो क्या है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये क्या काम कराती है, क्लोटिंग का काम कराती है मेरे बच्चों। और आपका थर्ड आता है क्या, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूल क्या करता है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में क्या करता है मेरे बच्चों, हेल्प करता है। समझ में आया, यस मैम समझ में आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात की मैंने बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने पढ़ा है डब्ल्यूबीसीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं और आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। नाम मैंने बताए थे इनके, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलेंगे, आरबीसी को आप लोग एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, प्लेटलेट को आप बोल देंगे थ्रोम्बोसाइट्स है मैम। यस, ल्यूकोसाइट्स के अंदर मेरे बच्चों 2 तरह की सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जिनके अंदर मेरे बच्चों ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। एक ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ग्रेनुलोसाइट के बेस पे डिवाइड किया गया है 3 भागों में उसको, एक है आपका न्यूट्रोफिल, दूसरा बेजोफिल, तीसरा है इसिनोफिल्स, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी सेल आ जाएंगी मेरे बच्चों, लिम्फोसाइट्स आ जाएंगी और आपकी मोनोसाइट्स आ जाएंगी। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो जो बच्चे नीट देंगे, जो बच्चे बोर्ड्स देंगे और जो बच्चे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनका ये टॉपिक एक भी पॉइंट ऐसा मैं नहीं रखने दूंगी बेटा जो आपको समझ में ना आए और आप लोगों का वो क्लियर ना हुआ हो। एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बताया है, नोट्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं, तो साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। चलो मेरे बच्चों, अब हम बात करेंगे बेटा मेनली कि ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं उनके बारे में मेरे बच्चों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज का फुल फॉर्म क्या है मेरे बच्चों, रेड ब्लड कॉर्पसल, यही मैंने लिखा है। और आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं क्या, एरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं। तो जब अगर जो बच्चे नए हैं, जिनको जो चीजें समझ में नहीं आई हैं, बार बार बेटा ये शब्द यूज होंगे, कई बार आरबीसी की जगह आपको राइथ्रोसाइट मिलेगा नाम, तो आप समझ जाना राइथ्रोसाइट मीन आपकी रेड ब्लड कॉर्पसल, मतलब कि आरबीसीज है। आरबीसीज का बेटा अगर हम नंबर की बात करें कि पूरे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी है कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आरबीसी कितनी होती है, 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर MM³ ऑफ ब्लड, ठीक है। इसकी अमाउंट कितनी होती है, नंबर कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन होता है पर MM³ ऑफ ब्लड के अंदर। सेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, अगर आरबीसी वाले इससे पॉइंट से आएगा तो आपका सेप बेस पे आएगा कि इसकी सेप क्या है। तो आप बोलेंगे कि नॉर्मल जो आरबीसीज होती हैं वो बाइकनकेव होती हैं शेप में, या आप लोग बोल सकते हैं सर्कुलर होती है। एक्सेप्शन मेरे बच्चों यहाँ पे आ गया है। अब एक्सेप्शन में क्या है, जो कैमल होता है और जो लेमा होता है, ऊंट और आई थिंक लेमा हम बोलते हैं, जो सिप का बच्चा होता है उसको बोलते हैं, है ना। तो कैमल और लेमा जो होते हैं ये एक्सेप्शन है।
इनकी आरबीसी बच्चों बाइकन्वेक्स या फिर ओवल होती है, और सबकी जो आपकी आरबीसी है वो क्या होती है, नॉर्मल बाइकनकेव या सर्कुलर शेप में होती है। एक्सेप्शन आपको जरूर याद करना है। क्या याद करना है? नॉर्मल आरबीसी आपकी बाइकनकेव या सर्कुलर है। एक्सेप्शन में आ गया आपका ऊंट और आपका लेमा, वो क्या होती है, बाइकन्वेक्स और ओवल शेप में होती है। यस मेरा बच्चा, पार्टी समझ में आ गया मैम। अब भाई साहब मैं आप लोगों को आरबीसी के स्पेशल फीचर के बारे में बताऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है मेरे बच्चा कि जो आपके आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम इनमेच्योर स्टेज जो होती थी, जब अच्छे तरीके से आरबीसीज फुल्ली फॉर्म नहीं है, उनके अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यस बच्चा, पार्टी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मैम, आगे चलते हैं बेटा। इमेच्योर स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही आपके आरबीसी मेच्योर होती हैं, वहां पे बेटा न्यूक्लियस जो है अब्सेंट होता है, और अब्सेंट न्यूक्लियस का उसको नाम दिया जाता है ई न्यूक्लिएटेड। तो आपको ई न्यूक्लिएटेड वर्ड जहां पे भी मिले आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस अब्सेंट है। ई मतलब नहीं है, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अब्सेंट है उसको ई न्यूक्लिएटेड बोल देंगे। अब भाई साहब ये जो आप लोगों को क्वेश्चन तो आएगा कि मैम न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट क्यों है? न्यूक्लियस का नहीं होना आरबीसीज के अंदर मैच्योर स्टेज पे वो क्या काम करता है भाई? न्यूक्लियस ने ऐसा क्या कर रखा था जो उसका अफेक्ट कर रहा था? तो आप लोग बोलेंगे कि आरबीसीज के अंदर मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट होता है ताकि जो हीमोग्लोबिन है उसको ज्यादा स्पेस मिल सके। यस बच्चा, पार्टी समझ में आया कि नहीं आया? न्यूक्लियस इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ मोर स्पेस इज अवेलेबल फॉर द हीमोग्लोबिन। यस मैम, समझ में आ गया। अब और मैं आपको इसके स्पेशल पॉइंट बताती हूँ। आपकी आरबीसी जो होती है उनके पास बेटा कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, जैसे कि आपका आरईआर हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, ये सारे इसके पास नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओके। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी बताई गई है? 12 से 16 ग्राम, ठीक है। लाइफ स्पेन बेटा जी इसका कितना होता है? आरबीसी जो होती हैं 100 से लेके 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, उसके बाद में वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है, आपको कई बार सुनने को मिलेगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज क्या है? आप लोग बोलेंगे मैम स्प्लीन है। स्प्लीन के अंदर क्या होता है मेरे बच्चा? आरबीसी जो होती है उनकी लाइफ स्पेन 100 से 120 दिन की होती है। जैसे ही उनका लाइफ स्पेन खत्म होता है वो स्प्लीन के पास जाती है, स्प्लीन इनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी को बोलते हैं हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। यस मेरा बच्चा, आ गया समझ में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं आरबीसीज के अंदर, ठीक है। तो आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, पोलिस्थीमिया। पोलिस्थीमिया देखो, आपने अगर किसी की कोई बीमार इंसान है उसका ब्लड का चेकअप हुआ है तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वहां पे दो टर्म लिखी होती है, एक तो होता है पोलिस्थीमिया, एक होता है अराइथ्रोपिनिया, है ना। अगर मान लो किसी पर्सन की आरबीसी जो है ज्यादा हो गई है, आरबीसी का अमाउंट जो है ज्यादा हो गया है, आरबीसी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूब ऑफ ब्लड होना चाहिए। अगर आरबीसी का नंबर इससे ज्यादा इंक्रीज हो गया है मेरे बच्चों, तो उस कंडीशन को बोलेंगे आप पोलिस्थीमिया। और उसी तरीके से अगर आरबीसी का अमाउंट डिक्रीज हुआ है उसको आप बोलेंगे अराइथ्रोपेनिया। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। चलो मेरे बच्चों आगे पढ़ लेते हैं। तो ये था मेरे बच्चे, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना सारा हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा। एनसीईआरटी जब मैं पढ़ाऊंगी मेरे बच्चों आपको एक एक लाइन फटाफट याद हो जाएगी कि भाई साहब मैम ने इतने अच्छे तरीके से हमें नोट्स बनवा के पढ़ाया था कि हमें एनसीईआरटी में अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी तरीके से मैं इस चैप्टर को करवाने वाली हूँ। पहले मैं अपने नोट्स से आप लोगों को पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। दूसरा दूसरा जो मेरे बच्चों, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी जो है क्या कहती है, ठीक है। फिर हम इनके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा देंगे तो आप लोगों को सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं बेटा। डब्ल्यूबीसी का नाम दूसरा होता है क्या? ल्यूकोसाइट। जहां पे आपको ल्यूकोसाइट दिखे समझ जाओ भाई साहब डब्ल्यूबीसी के बारे में बात हो रही है। और इसको आप लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पसल भी बोल सकते हैं। यस। अब मैंने आप लोगों को बताया था फ्लो चार्ट के अंदर कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी जो होती है उनका मेन काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म करवाती हैं ये, ठीक है। अब वो डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन सी सेल करती हैं, क्या होता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट में बताया था डब्ल्यूबीसी हैव टू मेन टाइप ऑफ सेल्स,
वन इज ग्रेनुलोसाइट और दूसरी है आपकी बेटा ए ग्रेनुलोसाइट। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेनुलोसाइट मेरे बच्चों, उनको डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों में। जो ग्रेन्यूल जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपकी तीन सेल्स होती है। कौन सी? न्यूट्रोफिल होती हैं, इओजिनोफिल्स होती हैं और आपकी होती है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? ये फेगोसाइटिक होती है नेचर के अंदर। ये फेगोसाइट कर जाती है, मतलब कि खा जाती हैं किसको? बैक्टीरिया को, और जो भी बॉडी के अंदर नए पैथोजेंस या जो भी उनको लगता है बॉडी के अंदर जो भी एलर्जन या कोई बाहरी चीज आ गई है बॉडी के अंदर, तो आपकी न्यूट्रोफिल फटाफट से जो एक्टिवेट होती हैं और वो क्या करती हैं? उनको खा के उनको खत्म कर देती हैं। यस बच्चों, न्यूट्रोफिल का काम ये हो गया। आपकी इओजिनोफिल्स क्या करती हैं? इजोनोफिल क्या करती है बेटा? ये कंट्रोल मैकेनिज्म करती हैं किससे? एलर्जी से। मतलब कि मान लो एलर्जीज के साथ में मान लो भाई साहब किसी पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस किसी ने एंटर कर गया बॉडी के अंदर और उसकी वजह से बॉडी में एलर्जी कोज हो गई। तो एलर्जी कोज होने के बाद जो भी मैकेनिज्म होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका इओजिनोफिल्स करती हैं। ओके, थर्ड आता है मेरे बच्चों आपका बेसोफिल। बेटा मुझे याद आ जाती है क्योंकि आप लोग टाइम देख रहे हैं 11:57 PM, रात के 12 बजने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना, याद आना स्वाभाविक है बच्चों, ठीक है। तो बेसोफिल क्या है बेटा? ये कंटेन करती हैं हिस्टामिन और आपकी हिपेरिन, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि हिस्टामिन हिपेरिन का काम क्या होता है। आप लोग बार बार इन शब्द का यूज जो है सुनेंगे बेटा चैप्टर में। ए ग्रेनुलोसाइट में मेरे बच्चों दो टाइप की सेल आती हैं। एक आती है आपकी मोनोसाइट, दूसरी आती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का क्या काम होता है? फैगोसाइटोसिस होती है नेचर के अंदर। और आपकी लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडीज को सिक्रेट करने का काम करती हैं। ओवरऑल आप लोग क्या समझेंगे कि आपके डब्ल्यूबीसी जो होती है डिफेंस का काम करवाती हैं। यस मेरे बच्चों, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब भैया इनकी बारे में बात करते हैं कि इनका नंबर कितना होता है भाई साहब। आरबीसी का कितना था? 5 से 5.5 मिलियन पर MM³ ऑफ ब्लड, ठीक है। और इनका कितना होता है? 6,000 से 8,000 सेल पर MM³ ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर 6 से 8,000 के अमाउंट में मिलेंगी। शेप मेरे बच्चों इनकी क्या है? ये अमीबोइड शेप के होते हैं। कौन? आपके डब्ल्यूबीसी। मतलब कि अमीबा का कोई शेप एकदम फिक्स शेप तो है नहीं, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया मान लो, तो इस तरीके की होती है आपकी कौन? डब्ल्यूबीसी होती हैं। और ये इस तरीके की क्यों होती हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो बेटा आप लोगों ने जैसे देखा, मैंने लिखा हुआ है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हेयर। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो जो अमीबॉइड शेप है वो आरबीसी की नहीं होती, लेकिन मैंने जस्ट समझाने के लिए लिख दिया, वो आरबीसी के अंदर है नो न्यूक्लियस, और आपका डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक स्पेशल फीचर आता है मेरा बच्चा पार्टी कि ये आपकी डब्ल्यूबीसी जो होती हैं एक स्पेशल मूवमेंट जो है परफॉर्म करती हैं। उसका नाम क्या होता है? डायपेडेसिस, ठीक है। अब डायपेडेसिस आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा, सुना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता डायपेडेसिस का मतलब होता क्या है, तब लोग बोलेंगे स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी। देखो, डब्ल्यूबीसी का स्क्वीज आउट हो जाना कहाँ से? ब्लड कैपिलरी से टिश्यूज के अंदर, उसको बोलते हैं डायपेडेसिस। देखो मैंने यहाँ पे रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की है मेरे बच्चों। ये जो है, ये क्या है आपकी, मैंने जो रेड पेन से दिखाई थी, अब मैं ग्रीन डॉट कर रही हूँ उनके अंदर, ये क्या है? आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मैंने दिखाए हैं डब्बे जैसे, ये क्या है? टिश्यूज हैं। यहाँ पे मान लो कोई बैक्टीरिया है। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, आपकी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं बेटा, वो क्या करती हैं? डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करती हैं। ये क्या करती हैं? डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। कैसे? जब मान लो अपनी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज को पता चलेगा। डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी बेटा? वो डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करना है, वो या तो उनको फेगोसाइट करवा देंगी या फिर वहां पे एंटीबॉडीज वगैरह सीक्रेट करके उसको किल कर देंगी। तो मेरे बच्चे होगा क्या डायपेटिस मूवमेंट में? मान लो ये आपकी ब्लड कैपिलरी, ब्लड के अंदर ही तो है आपकी। ये मैंने अमीबा शेप का कुछ रफली डायग्राम बता दिया। ये आपकी क्या है? डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? ब्लड कैपिलरी से डब्ल्यूबीसी का स्क्वीज आउट हो जाना कहाँ पे? टिश्यू के अंदर, और वहां जाके उस बैक्टीरिया को किल कर देना मेरे बच्चों। उसी को क्या बोलते हैं? डायपेटिस मूवमेंट करते हैं। डायपेटिस मूवमेंट के थ्रू ही वो बैक्टीरिया या पैथोजन तक पहुंच पाती है और वहां जाके फिर उसको एनगल्फ या फैगोसाइट कर पाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम, क्लियर होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मैं आप लोगों को पढ़ाऊं और आप लोगों को समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यस मेरे बच्चों, अब हम बात करेंगे बेटा ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। देखो आप लोगों को मैं एक बार दोबारा से आपका ये जो चार्ट है वो दिखाना चाहूंगी मेरे बच्चों। देखो हमने फ्लो चार्ट में क्या पढ़ा था? हम डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना।
तो WBCs के बारे में जो मेन बातें थी वो हमने कर ली हैं। अब इनकी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके पास किस किस तरीके की सेल हैं। तो एक तो है आपकी ग्रेनुलोसाइट, दूसरी ए ग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट में जिनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उनको बारे में पढ़ेंगे, और ए ग्रेनुलोसाइट जो है आपकी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने टॉपिक पे चलते हैं मेरे बच्चा। आप लोग साथ साथ अगर नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट ही रहेगा। ओके, ग्रेनुलोसाइट में मैंने आपको 3 सेल के बारे में बताया। एक होती है मेरे बच्चों आपकी न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है बेजोफिल, और तीसरी होती है कौन सी, यूजिनोफिल। ठीक है, ओजिनोफिल, या जो भी आप इनको प्रोनाउंसिएट करना चाहो, बस हमें समझना है। यस मेरे बच्चों, डायग्राम अगर मैं बात करूं तो आपका न्यूट्रोफिल का डायग्राम जो स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों कैसे दिखता है, देखो ग्रेन्यूल्स मैंने सब में दिखाए हैं, जो डॉट डॉट ग्रीन कलर के कर रखे हैं, ब्लू कलर से सॉरी, ये डॉट डॉट जो है ये क्या मानेंगे आप कि सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। आप न्यूट्रोफिल को कैसे पहचानेंगे बेटा, न्यूट्रोफिल को आप पहचान सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल होती है मैम, वो क्या होती है, इनका जो आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग बोलेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर होता है, मतलब इनके पास में जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर है। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है ये, ठीक है। तो यार देखिए ये मैंने बहुत सारे पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर बना दिए हैं, ये आप लोग देख रहे हैं 4-5 बनाए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगी मेरे बच्चों। यस मैम, ठीक है। और इनका परसेंटेज अगर नंबर बात करें तो 60 से 65% जो WBC का हिस्सा होती हैं वो क्या होती है, न्यूट्रोफिल होती हैं। और यहाँ पे न्यूट्रोफिल का जो मेन नेचर होता है, मेन काम क्या करवाना होता है, फेगोसाइटोसिस करवाती हैं। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब जब भी ये कोई पैथोजन को, बैक्टीरिया वायरस को देखती हैं तो ये क्या करती हैं, उनको डायरेक्टली खा जाती हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब यही होता है। स्पेशल फीचर में क्या लिखा हुआ है, दे हैव पोलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNLS इनको बोलते हैं, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। यस मेरे बच्चों, ये स्टेन हो सकती हैं दोनों डाई से, मतलब कि एसिडिक और बेसिक डाई दोनों इन पे काम करती हैं, और डाई का काम यूज किया जाता है सेल्स को पहचानने के लिए। जो एसिडिक डाई से स्टेन हो जाती हैं उनको इयोजिनोफिल बोलते हैं, जो बेसिक डाई से स्टेन हो जाती हैं उनको बोलते हैं बेजोफिल, और जो दोनों डाई से स्टेन हो जाती है उनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। तो ब्लड की जो एनालिसिस करी जाती है ब्लड कंपोनेंट्स की, उसमें डाइस का यूज होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं मेरे बच्चों बेजोफिल की, ठीक है। बेजोफिल के अंदर मैंने क्या करा है, ट्राइलोब्ड बनाए हैं, ठीक है। इसका परसेंटेज बात करें बेटा, परसेंटेज पे क्वेश्चन आ जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, तो आपको सारी चीजें याद रखने की हैं। 0.5 से 1% हिस्सा कौन लेती है ग्रेनुलोसाइट का, वो लेती है बेटा जी आपकी बेजोफिल्स, ठीक है। बेजोफिल मैंने इसके नाम से ही पता चल रहा है, बेजोफिल मतलब कि बेसिक, बेजो मतलब बेसिक, फिल मतलब लवर, ये क्या है, बेसिक लवर है, मतलब कि ये जो है ओनली एंड ओनली बेसिक डाई से स्टेन होंगी। जब हम ब्लड कंपोनेंट्स की एनालिसिस करेंगे तो जब उसके अंदर बेसिक डाई डाली जाएगी, तो जहां जहां पे बेजोफिल्स होंगे वो बेसिक डाई से क्या हो जाएंगे, स्टेन हो जाएंगे। बेजोफिल का काम क्या है मेरे बच्चे, इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी काम करती हैं नेचर के अंदर, और ये प्रोड्यूस करती हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और आपका हिपेरिन। मेरे बच्चों ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि बेजोफिल जो है क्या प्रोड्यूस करती है, तो ये मेनली 3 कंपोनेंट प्रोड्यूस करती है, आपके हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। यस मेरे बच्चों याद हो गया होगा। यूजिनोफिल जो है बेटा, यूजिनोफिल वो क्या होती है, इजो मतलब कि एसिडिक, फिल मतलब कि लवर, एसिडिक लवर मतलब जो एसिडिक डाई से यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जो एसिडिक डाई से, एसिडिक डाई से स्टेन हो जाए उसको हम बोलेंगे एसिडिक लवर या इजोनोफिल बोलेंगे। और मेरे बच्चों ये पार्टिसिपेट करती हैं आपके एलर्जिक के अंदर और इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए ये पार्टिसिपेट करती है, कौन, आपकी इजोनोफिल। आप अगर इसके डायग्राम से देखेंगे तो आपको हेडफोन जो लगाते हैं आप लोग उसकी शेप का दिख रहा होगा, लेकिन ये डायग्राम मेरे से अभी तो स्माइली की फॉर्म में बन गया है। परसेंटेज इसका बेटा 1 से 2% होता है, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लो। ग्रेनुलोसाइट 3 है, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इजोनोफिल, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलो भाई साहब अब ए ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ए ग्रेनुलोसाइट मतलब कि अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे ग्रेन्यूल जो है अब्सेंट होंगे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट मेनली 2 सेल होती है इनके पास, 2 टाइप की सेल, कौन कौन सी, मोनोसाइट या फिर आपकी लिम्फोसाइट।
तो बेटा मोनोसाइट जो देखेंगे आप लोग, देखेंगे कि आप जब ब्लड के एनालिसिस या फिर किसी की रिपोर्ट वगैरह देख लो, तो उसमें आप लोगों ने अगर नोटिस किया है तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो मोनोसाइट होती है मेरे बच्चों, वो हॉर्स शेप की होती है, किडनी शेप की होती है। जो आपका क्या बोलते हैं, हॉर्स घोड़ा होता है ना, घोड़े का जो पैर होता है उसको हॉर्स शू बोलते हैं, उसके आकार का होगा मोनोसाइट। या फिर आप बोलेंगे किडनी शेप का अगर दिखेगा तो क्या है, आप पहचान लेंगे मोनोसाइट है। 6 से 8% ये होती हैं ब्लड के अंदर। फीचर जो है इन मेरे बच्चों, इनका मैंने बताया था, फैगोसाइटिक सेल है, मतलब कि पैथोजेंस को खा के किल करने वाली सेल्स हैं। अब देखो, आपने बहुत बार देखो, जो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना बेटा, जैसे हम एक्सक्रीशन वाला पढ़ेंगे तो उसमें किडनी का फंक्शन आएगा, हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ा तो लंग्स वाले आएगा जिक्र, और ब्रेन का आपका नर्वस सिस्टम में आएगा, लीवर का आपका डाइजेशन में आता था, वो चैप्टर अभी डिलीट हो चुका है। तो देखो, जिन जैसे कि मान लो आपके मोनोसाइट जो है, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर मोनोसाइट आपकी लीवर में प्रेजेंट है, लीवर की मोनोसाइट को हम क्या बोलेंगे, कपर सेल्स बोलेंगे। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ। क्या बताया मैंने आपको कि आपके जो लीवर है मेरे बच्चों, लीवर की फैगोसाइटिक सेल या लीवर की आप लोग बोल सकते हैं मोनोसाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, कपर सेल्स बोलेंगे। किडनी के अंदर अगर मोनोसाइट प्रेजेंट है उसको मीजन गिलियल सेल बोलेंगे। लंग्स के अंदर मोनोसाइट हैं तो उनको डस्ट सेल बोलेंगे। और ब्रेन के अंदर अगर आपकी मोनोसाइट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोग्लियल सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो बच्चे अदर देन नीट के अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके अंदर भी ये क्वेश्चंस जो है पूछ ले जाते हैं। याद रखना, लीवर के अंदर कपर सेल होती हैं, किडनी के अंदर मिजनगियल सेल्स होती हैं, लंग्स के अंदर डस्ट सेल होती है और ब्रेन के अंदर माइक्रोगिलियल सेल्स होती है मेरे बच्चों। यस भाई साहब, अब आगे पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट के बारे में मैं बताना चाहूंगी। लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट भी अब दो तरीके के सेल निकाल प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सी हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। और बी सेल और टी सेल दोनों मिलके क्या करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जो है शो करती हैं। क्या करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं मेरे बच्चों। ये समझ में आ गया होगा। परसेंटेज की बात करें तो 20 से 25% होती हैं ये। और इनका जो लिम्फोसाइट होती है मेरे बच्चों, बोन मैरो के अंदर इनकी बनना स्टार्ट होता है। और मेचोरेशन कहाँ होती है, टी सेल की थाइमस के अंदर हो जाती है। मतलब आपसे कोई पूछे कि लिम्फोसाइट जो है आपकी बी और टी सेल्स वो कहाँ बनती हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि मैडम बनती हैं वो रेड बोन मैरो के अंदर। और अगर मैं बोलूं टी सेल की मैचुरेशन कहाँ होती है, टी फॉर थाइमस, तो आप लोगों को याद रखने के लिए याद हो जाएगा कि टी जो है आपकी टी सेल्स कहाँ पे मैच्योर होंगी मेरे बच्चों, थाइमस के अंदर जाके मैच्योर होंगी। थर्ड पढ़ते बेटा हम, जो आपकी ब्लड कंपोनेंट के अंदर ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो क्या है, प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स को बेटा जी आप लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या है इनका, थ्रोम्बोसाइट। अब इनके अंदर देखो प्लेटलेट बनी कैसे, प्लेटलेट बनने की फॉर्मेशन मेरे बच्चे आप लोग समझिए। हुआ क्या, देखो क्या होते हैं, बॉडी के ब्लड के अंदर बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, ठीक है। एक टाइप की स्पेशल सेल्स होती हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो मेगा कैरियोसाइट्स क्या है मेरे बच्चों, दीज सेल्स आर स्पेशल सेल प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट रहने वाली एक टाइप की स्पेशल सेल है मेरे बच्चा, ठीक है। ये क्या है, स्पेशल सेल है जिनका फ्रेगमेंटेशन होता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो मेगा कैरियोसाइट है, नाम से ही पता चल रहा है मेगा मतलब कि बड़ी सेल्स हैं। और ये स्पेशल सेल बोला गया है कहाँ प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो में। तो मेरे बच्चों जब इनका फ्रेगमेंटेशन होता है, जब ये ब्रेक डाउन होती है, तो क्या होता है, प्लेटलेट जो है बनती है, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से, उन्हीं को आप प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स क्या कराती है मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया, ब्लड की क्लोटिंग में ये हेल्प करती हैं। यस, समझ में आया कि नहीं आया, यस मैम समझ में आ गए, सारी चीजें हमें क्लियर हैं। आगे चलते हैं भाई साहब, चलो आगे पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूं, गंदा गंदा दिखता है नोट्स तो मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई साहब। यस, तो ये मैंने आपको बता दिया, मैगोकैरियोसाइट का फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से आपकी प्लेटलेट्स बनती हैं और प्लेटलेट जो होती है क्लोटिंग की हेल्प करती हैं ब्लड में, ठीक है। नंबर की अगर बेटा मैं बात करूं तो 1.5 से 3.5 लाख पर MM³ ऑफ ब्लड ये होती हैं, मतलब कि इनका अमाउंट जो है 1.5 लाख से 3.5 लाख होना चाहिए। अब यहाँ पे दो टर्म्स आते मेरे बच्चों, आप लोगों ने जरूर अपने सोसाइटी के अंदर या कहीं पे भी जरूर सुना होगा, देखा होगा कि भाई साहब किसी बंदे के डेंगू हो गया,
इसको डेंगू नहीं बोलते, इसको डेंगी बोलते हैं, ठीक है। तो डेंगी हो जाता है तो क्या होता है मेरे बच्चों, आपने जरूर सुना होगा कि हाँ, लोग बोलते हैं कि भाई साहब उसकी प्लेटलेट कम हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट है ना, उसको बकरी का दूध पिलाना पड़ेगा, और ये क्या बोलते हैं अपने, बहुत सारे मतलब गिलोय की बेल का जूस पिलाओ, ये वो, ये सब चीजें मुझे इसलिए मतलब सुना है, और मेरी बेटी को डेंगू हो गया था तो मुझे तब भी पता है। प्लेटलेट जो होती है बेटा, उनका नंबर जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेटलेट अगर कम होती है, उसको साइंटिफिक नाम दिया जाता है मेरे बच्चों, किसका, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लेटलेट का नंबर जो है, काउंट नंबर जो है वो कम होने लग जाता है, और ये देखने को मिलता है कौन सी बीमारी के अंदर, डेंगू के अंदर। यस मेरे बच्चों। आपने एक वर्ड और सुना होगा परप्यूरा करके। परप्यूरा क्या है, सिम्टम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, प्लेटलेट का नंबर कम हुआ। जब प्लेटलेट का नंबर कम होता है बॉडी के अंदर तो बेटा रेड रेड कलर के पैचेज हो जाते हैं बॉडी के पास। तो उसमें क्या होता है, उसको कंडीशन को नाम दिया जाता है परप्यूरा। मेरी बेटी को जब डेंगू हुआ था तब मैंने देखा था, दाने 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 जैसे पूरी बॉडी पे हो गए थे, लाल लाल जैसे उसकी बॉडी दिखने लगी थी। तो उसका मतलब क्या था कि उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ, मतलब कि डेंगू में क्या हुआ, प्लेटलेट का नंबर कम हुआ, तो उसकी वजह से ही लाल लाल कलर के पैचेज हुए, उसको नाम दिया गया परपूरा। तो बेटा ये देखो, आज का अपना लेक्चर बहुत बढ़िया जान गया है मेरे हिसाब से। मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी कि आप लोगों को समझ में ना आए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है मेरे बच्चों। आपके नोट्स भी बहुत अच्छे तरह से बन गए होंगे। तो आप सब लोग क्या करो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बच्चा पार्टी। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे हमारे चैनल के साथ। और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हर दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे बच्चों में एग्जैक्ट 12 या 12:05 पे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे में आप लोगों की लाइव क्लास लेती हूँ मेरे बच्चों, जिसमें हम एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हर रोज 12 बजे आप लोग मुझसे मिलो, एनसीईआरटी को कवर करेंगे, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आ जाएगा, और आपकी बायोलॉजी जो है टिप्स पे हो जाएगी। यस मेरे बच्चों। तो ये था आज का अपना टॉपिक। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। चलो बच्चा पार्टी, मिलेंगे अगले लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ब्लड ग्रुप क्या क्या होते हैं, ठीक है। और आपके आरएस फैक्टर क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग के अंदर ही आता है ये। और हम पढ़ेंगे बेटा क्लोटिंग जो है ब्लड की, वो किस तरीके से होती है। तो वो लेक्चर नंबर 3 में मैं सारी चीजें कवर करा दूंगी। बाय बेटा।